वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्रॉपर्टी टाइम। मैं हूं नुमान चौधरी और आज के हमारे मेहमान हैं राना मोहम्मद अफजल अब्बास साहब अल-मारूफ गवादर गुरु। राना साहब, ये बताइएगा, आप गुरु के नाम से, गुरु गवादर के नाम से बहुत फेमस हैं, तो आपको ये लक़ब कैसे मिला? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि ग्वादर गुरु का टाइटल जो है मुझे वो कैसे मिला या कैसे दिया गया। तो ये ग्वादर की आवाम का मेरे लिए एक तोहफ़ा है कि मुझे ग्वादर गुरु का एक ख़िताब दिया गया या नाम दिया गया। उसमें मेरी कुछ खिदमात थी ग्वादर के लिए, पाकिस्तान के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। एक तो मैंने जो ग्वादर में जाके, अब मेरा जो मिशन था वो ये था कि जो पाकिस्तानी ओवर पाकिस्तानी आज तक ये कहते हैं कि ग्वादर में हमारे साथ फ्लर्ट हुआ या स्कैम हुआ, उनके खदशात को दूर करना है, उनको टाइमली सर्विसेज देनी है और फ्री ऑफ एनी कास्ट उनको सर्विसेज देनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको डिलीवर भी किया और करके भी दिखाया। आज भी थ्रू सोशल मीडिया मेरे साथ जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है वहाँ पे काफ़ी पहले से, उनका कोई भी मसला होता है डिमार्केशन का, जीपीएस का, डॉक्यूमेंटेशन का, तो मैं उसको फ्री ऑफ एनी कॉस्ट करता हूँ। मेरे पास प्रोफेशनल की एक वहाँ पे टीम है और मेरे जो प्रोफेशनल्स हैं वो 24 आवर्स बेचारे लगे रहते हैं। तो ये ग्वादर के लोगों का और पाकिस्तानी उनका एक खिताब तोहफा है मेरे लिए। तो आप कितने अरसे से ग्वादर में काम कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 15 साल हो गए ग्वादर में सर्विस देते। तो आप क्या समझते हैं, ग्वादर का फ्यूचर क्या है? देखें जी, फ्यूचर ग्वादर का बड़ा ब्राइट है और मैं तो कहूँगा कि आप लोग भी आएँ, मैं आपको इन्वाइट करता हूँ, आप आके खुद देखें, विज़िट करें और ऑन ग्राउंड आपको पता चलेगा कि ग्वादर पाकिस्तान का एक गेट वे है। आप दुनिया पूरी ट्रैवल कर लें, आपने जहाँ से भी एंटर होना है पहले ग्वादर से ही आना है। ग्वादर एक पाकिस्तान का दरवाज़ा है, वैसे भी ग्वादर हवा का दरवाज़ा है। ठीक है। और ग्वादर का मौसम बड़ा आइडियल है, ज़बरदस्त है। ग्वादर की बीचेस बड़ी खूबसूरत हैं। मैंने काफ़ी दुनिया में ट्रैवल किया है। लास्ट टाइम मेरा विज़िट था तुर्की अंतालिया में, तो अंतालिया की बीचेस पे मैं गया हूँ। सैंडी बीचेस नहीं है, आपको शूज़ के बगैर आप वहाँ पे नहीं चल सकते। तो ग्वादर की जो बीचेस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने नवाजा जो पाकिस्तान को, ग्वादर को, तो गोल्डन बीचेस हैं, प्योर सैंडी बीचेस हैं। अब बड़ा मज़ा करता है बंदा, एंजॉय करता है उन बीचेस को। और पानी जो ग्वादर का बीचेस का है वो 3 से 4 टाइम्स अ डे जो है वो अपना कलर चेंज करता है। ज़बरदस्त। तो ये पूरी दुनिया में इस तरह की चीज़ नहीं है जो ग्वादर में। तो अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है पाकिस्तान के लिए। तो बताइए, ग्वादर में बेसिक सहूलियात सारी मौजूद हैं? बिल्कुल बेसिक सहूलियत सारी हैं वहाँ पे, बिजली, पानी, गैस, एजुकेशन के सारे इदारे मौजूद हैं। ये तो आप विज़िट करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। वो क्या बात बनी है ना जी, जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमया नहीं, तो मैं कहता हूँ जिसने ग्वादर नहीं देखा वो नहीं अभी तक जमा। ग्वादर को विज़िट ज़रूर करना चाहिए। अच्छा गुरु साहब, आप ग्वादर गुरु साहब ये भी आप बताइएगा कि इस टाइम बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ग्वादर में सोसाइटीज़ में है या प्राइवेट बाजात में है? ग्वादर में इस वक्त 3 तरह की इन्वेस्टमेंट चल रही है। नंबर 1 एक शॉर्ट टर्म, नंबर 2 मिड टर्म, नंबर 3 लॉन्ग टर्म। 3 तरह की इन्वेस्टमेंट्स हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि हम कोई अर्ली गेन करें, उनको फ़ेज़ 1 में जाना चाहिए। वो थोड़ा सा मैं बाद में बताता हूँ आपको फ़ेज़ 1 पोर्शन क्या है। और जो कहता है जी कि इन्वेस्टर के मुझे थोड़ा सा होल्ड करना है 4 से 5 साल, तो उसको मिड टर्म में जाना चाहिए। कुछ लोग प्लानिंग करते हैं, बच्चों की शादियाँ वगैरह करनी होती हैं, तो वो थोड़ा सा 10 से 15 साल तो वो मैं उनको तीसरा ऑप्शन है वो रिकमेंड करता हूँ। सबसे पहले गवर्नमेंट की स्कीमें हैं वहाँ पे, उनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए शॉर्ट टर्म में। मिड टर्म में जो नया जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है उसकी सराउंडिंग के एरियाज़ हैं। ठीक है, जहाँ भी एयरपोर्ट बनता है वहाँ पे आपको पता है फैसिलिटीज़ जाती हैं। जैसे लाहौर की एग्जांपल आपके सामने है, इस्लामाबाद की एग्जांपल आपके सामने है, तो उसको सेकंड ऑप्शन में जाना चाहिए। उसके अलावा फिर डिस्ट्रिक्ट ग्वादर आ जाता है जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम आप लैंड ले सकते हैं। 10 से 15 साल की जो इन्वेस्टमेंट है तो उसमें करनी चाहिए। बाकी कैटेगरीज़ हैं, कैटेगरीज़ के अंदर रेजिडेंशियल कैटेगरी में अगर आप जाते हैं तो रेजिडेंशियल कैटेगरीज़ में भी 3 पोर्शंस उसके हैं। उसमें R1, R2, R3। R1 रेजिडेंशियल को रिफ्लेक्ट करती है। R1 जो है वो ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर्स का एरिया होता है। R2 जो है वो ग्राउंड प्लस 6 फ्लोर्स कंस्ट्रक्शन एरिया अकॉर्डिंग टू GDA मास्टर प्लान। एंड R3 जो है वो ग्राउंड प्लस 11 फ्लोर्स एरिया है। इस तरह कमर्शियल के अंदर भी B कैटेगरी है बिजनेस, उसमें ग्राउंड प्लस 79 फ्लोर्स एरिया है। फिर एक B&R है, बिजनेस एंड रेजिडेंशियल मिक्स लैंड जो है, उसमें पहले 5 फ्लोर कमर्शियल होते हैं और दूसरे जो 5 फ्लोर हैं वो रेजिडेंशियल होते हैं। तो डिसाइड क्लाइंट ने, इन्वेस्टर ने खुद करना होता है कि उसने किस पर्पज़ के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है और होल्डिंग पावर उसकी क्या है, कितना अर्सा होल्ड कर सकता है। तो उसके लिए मेरी टीम तैयार है जी। हर वक्त जो है वो प्रॉपर प्लान सिटी है, ये प्रॉपर प्लान सिटी है। तो इसमें ये बताएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप ये रिकमेंड करेंगे कैटेगरीज वाइज ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? कैटेगरीज वाइज इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सपोज आपने अगर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बनाने हैं
और ज़मीन आप M1 में आपको कोई लेके दे दे या आप ले लें, तो उसमें तो आप लाइट इंडस्ट्री लगा सकते हैं ना, फिर आप अपार्टमेंट नहीं बना सकेंगे। तो राना साहब ये तो बहुत इजी है, अगर प्रॉपर प्लान उन्होंने बनाया हुआ, जिसने जिस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करनी है वो उस कैटेगरी में जाके कर सकते हैं। उस कैटेगरी में जाके इन्वेस्टमेंट मुश्किल काम ही कोई नहीं, मुश्किल काम कोई नहीं है, लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अब एक बंदे ने फ्यूल पंप लगाना था, उसने पता नहीं कहाँ से लैंड ले ली, फिर मेरे से रब्ता किया, तो मैंने उसे बताया कि भैया आपने फ्यूल पंप लगाना था, तो सबसे पहले फ्यूल पंप की NOC के लिए अकॉर्डिंग टू GDA मास्टर प्लान बाय लॉज 2.5 किलोमीटर के रेडियस में अगर किसी के पास NOC नहीं होगा देन आप लगा सकते हो। ठीक है, पहले आपने ज़मीन खरीद ली, अपने नाम पे करवा ली, उसके बाद आप NOC के लिए गए हो, तो वहाँ पे जब चेक किया गया तो उन्होंने बताया 2.5 के एरिया में पहले ऑलरेडी हम NOC दे चुके हैं, अब तो आपको NOC नहीं मिलेगा। तो लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि जो वो काम करने के लिए जा रहे हैं उससे पहले जो इन्फॉर्मेशन उनको कलेक्ट करनी चाहिए वो करते नहीं है। तो राना साहब ये बताइएगा वहाँ पे जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है ज़्यादा इन्वेस्टर्स की है या एंड यूज़र की है? एंड यूज़र की भी इन्वेस्टमेंट भी है, एंड यूज़र की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सिंघार में है या एयरपोर्ट के सराउंडिंग में है, या जिन्होंने कमर्शियल अपार्टमेंट्स बनाने हैं या जिन्होंने रिजॉर्ट्स बनाने हैं। बाकी ट्रेडर भी मौजूद हैं, ट्रेडिंग भी वहाँ पे हो रही है और अच्छा रिटर्न दे रही है। ग्वादर की प्रॉपर्टी में अगर आपने राइट इन्वेस्टमेंट की हो तो आपको ज़्यादा होल्ड नहीं करनी पड़ती, जिस वक्त आप चाहें तो आप अपना मतलब जो है ना वो उसको पुल आउट कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को। बाज़ एरियाज़ में होता है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए पुल आउट करना मुश्किल हो जाती है, लेकिन ग्वादर में अगर आपने राइट इन्वेस्टमेंट की हो, राइट बंदे के ज़रिए इन्वेस्टमेंट की हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता प्रॉपर्टी को सेल आउट करने में, एनी टाइम सेल आउट हो जाता है। तो राना साहब ये बताइएगा ग्वादर में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी हो सकती है? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया जी। मिनिमम तो आप जो इन्वेस्टमेंट ग्वादर में करना चाहते हैं वो 50,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से आप स्टार्ट ले सकते हैं। 50,000 रुपये फी एकड़ के हिसाब से, और फिर अगर आप लोकेशन वाइज जाएंगे तो आपको 50 लाख का एकड़ भी है और 25 करोड़ का एकड़ भी है। डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर डिफरेंट रेट्स हैं, मतलब हर लेवल पे इन्वेस्टमेंट वहाँ पे की जाती है। मैं तो दोस्तों से या जो इन्वेस्टर्स हैं या जो हमारे आम लोग हैं उनसे यही कहता हूँ कि अगर आपकी कैपेसिटी 50,000 की है तो आपको 50,000 इन्वेस्ट करना चाहिए ग्वादर में। आपका वो 50,000 आफ्टर 4 ईयर्स 5 ईयर्स पता नहीं कितने गुना जो आपका वो मल्टीप्लाई हो चुका होगा। तो अगर आपके पास स्पेयर पैसे पड़े हैं, थोड़े ही हैं, तो थोड़े से आप कर लें। तो वहाँ पे ट्रांसफ़र सिस्टम कैसे है, मतलब सोसाइटी ट्रांसफ़र है, GDA ट्रांसफ़र है या प्राइवेट रजिस्ट्री वगैरह है? सर उसमें यह है कि जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं उनके अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं जो कि डिप्टी कमिश्नर के अंडर उनके अपने ऑफिस हैं, और ट्रांसफ़र का सिस्टम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे यहाँ पे DHA सिस्टम है, इसके मुताबिक इस लेवल का DHA से भी अच्छा सिस्टम है ग्वादर में जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं। ठीक है। और जो ओपन लैंड्स हैं या जिसमें जो कैटेगरीज जिन लैंड्स की हो चुकी हैं उसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जिस तरह पंजाब में या KP में या बलूचिस्तान में रजिस्ट्री होती है तो प्रॉपर उसके चलान जमा होते हैं, फीसिस होती हैं और रजिस्ट्री सिस्टम है। उसके अलावा GPS सिस्टम है, डिमार्केशन है, वो सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं ग्वादर में। हाँ सर, बस लास्ट में एक हमारे नाज़रीन को बताइएगा ग्वादर में इस टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी सोसाइटी आप रिकमेंड करते हैं? ग्वादर में इन्वेस्टमेंट के लिए मैं इस वक्त जो रिकमेंड करता हूँ जी वो सिंघार हाउसिंग को रिकमेंड करता हूँ, उसके साथ मैं न्यू टाउन को भी रिकमेंड करता हूँ। दोनों गवर्नमेंट की स्कीमें हैं और बड़ी अच्छी स्कीमें हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट की सराउंडिंग में जो रेजिडेंशियल कैटेगरीज हैं उनको भी रिकमेंड करता हूँ। बहुत शुक्रिया राना मोहम्मद अफजल अब्बास साहब जो कि अलमारूफ हैं ग्वादर गुरु के नाम से, आपका हमारे प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मुझे प्रोग्राम प्रॉपर्टी टाइम से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।